Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Muslim Law. आज हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स टॉपिक के ऊपर। अभी तक हमने मैरिज डिस्कस कर लिया है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी देख लिया है। आज हम देखेंगे डाइवोर्स के ऊपर। डाइवोर्स होता क्या है, क्या ग्राउंड्स हैं, किसके पास क्या राइट है डाइवोर्स में, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। डाइवोर्स की अगर हम बात करें तो डाइवोर्स का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहां पे एक शादी जो है खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है कंप्लीटली, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइवोर्स। तो देखो डाइवोर्स दो तरीके से हो सकता है। पहला तो है नेचुरली बाय एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि डेथ ऑफ हस्बैंड या फिर वाइफ। अगर किसी मैरिज के अंदर जो हस्बैंड है या फिर जो वाइफ है, अगर उनका ही डेथ हो जाता है तो वो मैरिज जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये एज सिंपल प्रोसेस है कि अगर हस्बैंड ही खत्म हो गया या वाइफ ही खत्म हो गई तो वो मैरिज तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये जो दूसरा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी आपसे डाइवोर्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इसी को इलैबोरेट करना है। तो देखो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में दो टाइप से डाइवोर्सेस हो सकते हैं। पहला है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स और दूसरा है जुडिशियल डाइवोर्स। जुडिशियल डाइवोर्स में वो डाइवोर्स आएंगे जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में ग्राउंड्स दिए गए हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जिसमें पहला जो हस्बैंड के पास राइट है उसमें तीन चीजें हैं, तलाक, इला तलाक और जिहार। वाइफ के पास जो राइट है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में, दैट इज डेलीगेटेड राइट। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में, दैट इज म्यूचुअल अग्रीमेंट से लिया गया तलाक। इन तीनों ही टॉपिक को और जुडिशियल डाइवोर्स के टॉपिक को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला है डाइवोर्स बाय हस्बैंड। डाइवोर्स बाय हस्बैंड में हम तीन चीजें देखेंगे, तलाक, इला तलाक और जिहार। तो तलाक की अगर बात करें तो तलाक क्या होता है, मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक का मतलब होता है रेप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय दी हस्बैंड। हस्बैंड जब मैरिज को रेप्यूडिएट करता है यानी कि रद्द करता है तो उसे कहते हैं तलाक मुस्लिम लॉ के अंदर। तलाक जो है ये बहुत ही पेक्यूलियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम हस्बैंड जो है उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट होता है टू डाइवोर्स हिज वाइफ विदाउट गिविंग एनी रीजन। मुस्लिम जो हस्बैंड है वो बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड राइट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। वो अगर अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं तो वो उस तलाक के पीछे का रीजन भी अगर नहीं देते हैं तो भी वो जो तलाक होगा वो वैलिड होगा। अब अगर हम वैलिड तलाक की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ कंडीशंस भी देख लेते हैं जो तलाक को वैलिड बनाते हैं। तो पहला कंडीशन है कैपेसिटी। जो मुस्लिम हस्बैंड है वो साउंड माइंड का होना चाहिए और उसकी जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो अटेंड होनी चाहिए। वो ऑलरेडी एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस हो चुका होगा, तभी अगर वो तलाक देता है तो वो जो तलाक होगा वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा, वो वैलिड होगा। दूसरा कंडीशन है फ्री कंसेंट। अंडर हनफी लॉ द कंसेंट ऑफ हस्बैंड इज प्रोनाउंसिंग तलाक मस्ट बी फ्री। जब भी तलाक अगर हस्बैंड दे रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका जो कंसेंट होगा वो फ्री होना चाहिए। वो किसी भी प्रेशर के अंदर अगर तलाक देता है तो वो वैलिड तलाक नहीं माना जाएगा। तीसरा कंडीशन है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। अगर वो नशे में है, अगर उसने ड्रिंक कर रखा है या फिर उसको कोई ड्रग्स दे दिया गया है, इंटॉक्सिकेशन की हालत में अगर वो तलाक प्रोनाउंस करता है तो वो तलाक जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, वो फोर्स्ड और इनवॉलेंट्री माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ तलाक में बी ओरल और रिटन। तलाक मे बी सिंपली अटर्ड बाय हस्बैंड और मे राइट अ तलाकनामा। चाहे तो वो मुंह से बोलकर तलाक दे सकते हैं या फिर रिटन तलाकनामा भी लिख के दे सकते हैं अपनी वाइफ को। लेकिन अकॉर्डिंग टू शिया लॉ तलाक जो है वो मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओनली एक्सेप्ट वेयर हस्बैंड इज अनेबल टू स्पीक। सुन्नी लॉ में हस्बैंड जो है तलाकनामा भी दे सकते हैं और ओरली तलाक दे सकते हैं, लेकिन शिया लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर हस्बैंड केपेबल है बोलने के तो वो ओरली प्रोनाउंस करके ही तलाक देंगे। अगर वो अनेबल टू स्पीक है, मतलब अगर उनको बोलने की प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अगर वो रिटन तलाकनामा देते हैं तभी वो एक्सेप्टेड होगा। शिया लॉ प्रोवाइड करता है कि तलाक जो है वो प्रोनाउंस होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। अंडर शिया लॉ कंडीशनल और कंटेंजेंट तलाक इज वॉइड। कंडीशनल तलाक या फिर कंटेंजेंट तलाक आप नहीं दे सकते हो शिया लॉ के अंदर, वो वॉइड होगा। काइंड्स ऑफ तलाक की अगर बात करें तो दो काइंड ऑफ तलाक है। पहला है तलाक उल सुन्नत जो कि रिवोकेबल तलाक है, और दूसरा है तलाक उल बिद्दत जो कि इररिवोकेबल है। तलाक उल सुन्नत को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तलाक अहसन जो कि बहुत ही प्रॉपर फॉर्म माना जाता है, और दूसरा है तलाक हसन जो कि उससे थोड़ा कम प्रॉपर माना जाता है। तलाक उल सुन्नत क्या होता है, ये रिवोकेबल तलाक है। इट इज कॉल्ड तलाक उल सुन्नत बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दी प्रॉफिट्स ट्रेडिशन, यानी कि सुन्ना। जो तलाक जो है प्रॉफिट के ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, सुन्ना पे बेस्ड है, उसको हम कहते हैं तलाक उल सुन्नत। प्रॉफिट जो है वो कंसिडर करते थे तलाक को एज एन इविल। प्रॉफिट के हिसाब से तलाक जो है वो राइट प्रोसीजर नहीं था, वो करेक्ट फॉर्म नहीं था। तलाक उल सुन्नत में बी प्रोनाउंस्ड इधर इन अहसन और हसन फॉर्म। तलाक अहसन की अगर बात करें जो कि मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है,
इसको इसलिए मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है क्योंकि इसमें फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज जो है वो रिक्वायर होती हैं। उसमें कौन कौन सी फॉर्मेलिटी है? पहला ये है कि हस्बैंड हैज टू मेक अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक ड्यूरिंग तुहुर ऑफ वाइफ। अब ये तुहुर क्या होता है? तुहुर एक ऐसा पीरियड है बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन, दो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको कहते हैं तुहुर। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। आफ्टर दिस सिंगल प्रोनाउंसमेंट वाइफ जो है वो ऑब्जर्व करेगी इद्दत ऑफ 3 मंथ। इद्दत कब ऑब्जर्व किया जाता है? आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, या फिर अगर डाइवोर्स हो रहा है, डिसॉल्व हो रही है मैरिज, तो भी इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है। इफ ड्यूरिंग दिस पीरियड कोहैबिटेशन अकर्स देन द तलाक इज रिवोक्ड। अगर इद्दत का ये जो 3 महीना है इसके बीच में अगर मैरिज जो है अगेन कंज्यूम कर ली जाती है, फिजिकल इंटीमेसी बनाई जाती है, तो उसके बाद वो जो तलाक होगा वो रिवोक हो जाएगा, यानी कि वो रद्द हो जाएगा, वो तलाक मान्य नहीं रहेगा। दूसरा है तलाक हसन, जो कि प्रॉपर तो है बट तलाक हसन से कम है। द हस्बैंड हैज टू मेक अ सिंगल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इन द पीरियड ऑफ तुहुर। तुहुर के पीरियड में पहला सिंगल डिक्लेरेशन तलाक का देगा हस्बैंड, फिर जो नेक्स्ट तुहुर होगा उसमें अनदर सिंगल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक दिया जाएगा, यानी कि सेकंड प्रोनाउंसमेंट, और थर्ड डिक्लेरेशन जो है वो तीसरे पीरियड ऑफ तुहुर में दिया जाएगा, और उसके बाद जो है मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। तलाक हसन में क्या हो रहा था? एक ही बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट में मैरिज जो है खत्म हो जा रही थी, इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही थी औरत, और फिर उसके बाद मैरिज डिसॉल्व हो जा रही थी। लेकिन तलाक हसन में क्या होता है? 3 बार तलाक प्रोनाउंस किया जा रहा है, 3 डिफरेंट तुहुर के पीरियड्स में। दूसरा टाइप ऑफ तलाक है दैट इज तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत को आप ट्रिपल तलाक भी बोल सकते हो, जहां पे हस्बैंड जो है प्रेजेंट टाइम में अगर 3 बार तलाक प्रोनाउंस करते हैं, तलाक तलाक तलाक, तो वो शादी जो है वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। और ये एक डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ डाइवोर्स है। जैसा कि आप जानते हो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बाद से ये तलाक उल बिद्दत की प्रैक्टिस को जो है रोक दिया गया। उसके बाद से ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंडिया में। ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खारिज कर दिया गया है। हस्बैंड के पास जो दूसरा राइट ऑफ डाइवोर्स था दैट वाज इला। अब इसमें क्या होता है कि हस्बैंड ओथ लेता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अपनी वाइफ के साथ। इस ओथ को लेने के बाद अगर हस्बैंड अगले 4 महीने तक अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है, मैरिज कंज्यूम नहीं होती अगले 4 महीने के लिए, तो उस 4 महीने के पीरियड के बीत जाने के बाद वो मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाएगी इररिवोकेबली। इररिवोकेबली का मतलब ये है कि वो मैरिज का जो डिसोल्यूशन होगा, यानी वो जो डाइवोर्स होगा, उसको आप 4 महीने के पीरियड बीत जाने के बाद आप रिवोक नहीं कर सकते हो। अंडर शिया लॉ में ये माना जाता है कि इला जो है ये ऑपरेट नहीं करता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप इला कर रहे हो, यानी कि आपने ओथ ले लिया, उसके 4 महीने तक आपने कंज्यूम नहीं किया शादी, उसके बाद भी आपको कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हाँ हमने मैरिज डिसॉल्व कर ली है। कोर्ट का डिक्री इंपॉर्टेंट होगा अंडर शिया लॉ। तीसरा राइट जो हस्बैंड के पास था दैट वाज जिहार। जिहार में क्या होता है कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को कंपेयर कर दे रहा है किसी ऐसी औरत से जो उसके प्रोहिबिटेड रिलेशन में आती है, जैसे उसकी माँ हो गई या उसकी बहन हो गई, तो इतने ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन के बाद अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कोहैबिट नहीं कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, तो उस 4 महीने के बीत जाने के बाद वो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसमें वाइफ के पास ये राइट है कि वो 4 महीने का पीरियड बीत जाने के बाद वाइफ कोर्ट जा सकती है फॉर जुडिशियल डाइवोर्स, या फिर वो कोर्ट जा सकती है फॉर ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। ये 2 राइट वाइफ के पास हैं। लेकिन अगर हस्बैंड जो है वो किसी ऐसी प्रोहिबिटेड रिलेशन वाली औरत के साथ अपनी वाइफ को कंपेयर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसकी माँ जैसी है या उसकी बहन जैसी है, तुम मेरी माँ हो या तुम मेरी बहन हो, तो इतने ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन के बाद अगर वो लोग 4 महीने तक साथ नहीं रहते हैं तो वो डाइवोर्स माना जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ। यही कहता है जिहार। और ये 3 राइट थे हस्बैंड के पास, तलाक, इला और जिहार। एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में जो दूसरा कंसेप्ट था दैट वाज डाइवोर्स बाय द वाइफ। वाइफ के पास मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट राइट ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल नहीं है। यानी कि वाइफ अगर सामने से चाहे कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं तलाक 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 बोल के, तो ये वाइफ नहीं कर सकती है। अब वाइफ के पास किन सिचुएशन के अंदर इंडिपेंडेंट राइट है डाइवोर्स का, उसमें पहला सिचुएशन ये है कि जहां पे उसका हस्बैंड डेलीगेट कर रहा है हिज राइट ऑफ डाइवोर्स टू वाइफ। यानी कि हस्बैंड अगर ये बोलता है कि मेरा जो डाइवोर्स का राइट है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता हूँ, ये जो मेरा राइट है ये मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ कि जब उसका मन करे वो भी मुझे डाइवोर्स दे सकती है, तो इस कंडीशन में वाइफ के पास ये राइट रहेगा डाइवोर्स देने का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तलाक़े तफवीज़।
दूसरा राइट कब बनता है, जब जो पार्टी टू डाइवोर्स है यानी कि जो वाइफ है वो जो डाइवोर्स ले रही है दैट वाज बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर हस्बैंड और वाइफ के डाइवोर्स जो है म्यूचुअल कंसेंट से हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वाइफ जो है वो पार्टी ऑफ डाइवोर्स होती है। और तीसरा है वेयर शी वांट्स टू डिसॉल्व द मैरिज थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है ये जुडिशियल डाइवोर्स के अंदर आ जाएगा, जिसको हम एट लास्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं तलाक तफवीज को। तलाक तफवीज में क्या होता है, मुस्लिम हस्बैंड जो उनके पास एब्सोल्यूट राइट ऑफ डाइवोर्स होता है, वो कभी भी अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकते हैं बिना कोई रीजन दिए। तो उनके पास ये भी राइट होता है कि इनका ये जो राइट ऑफ डाइवोर्स है वो किसी और इंसान को एक्सरसाइज करने के लिए दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। अब अगर इस कंडीशन में ये होता है कि हस्बैंड जो है डेलीगेट कर देता है अपना राइट ऑफ डाइवोर्स अपनी खुद की वाइफ को, तो ये जो अथॉरिटी वाइफ को दी गई है एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर उसके बाद जब भी, तो उस कंडीशन में वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। अदरवाइज वाइफ के पास ये कोई राइट नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को सामने से जाके तलाक दे। सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में ही वाइफ के पास ग्राउंड्स हैं। अदरवाइज मुस्लिम लॉ जो है पर्सनल लॉ, उसके अंदर कोई भी राइट वाइफ को नहीं दिया गया है डाइवोर्स के लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का। म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स हो रहा है जिसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अग्री कर रहे हैं कि उनको डिसॉल्व करना है मैरिज को। इसमें दो मेन कंसेप्ट है, पहला है खुला और दूसरा है मुबारत। खुला में क्या होता है, वाइफ जो है अगर डिसॉल्व करने के लिए मैरिज यानी कि शादी को तोड़ने के लिए अगर वाइफ अग्री कर रही है कोई कंसिडरेशन पे करने के लिए तो उसे हम कहते हैं खुला। डाइवोर्स बाय खुला इज अ डाइवोर्स विद द कंसेंट एंड एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, जहां पे वाइफ सामने से बोल रही है कि मुझे ये मैरिज खत्म करनी है और उस शादी को खत्म करने के लिए वो कोई कंसिडरेशन पे कर रही है तो उसे हम कहते हैं खुला। लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड खुला इज टू टेक ऑफ क्लोथ्स। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड खुला की अगर बात करें तो पहला है पार्टीज जो है वो कंपिटेंट होनी चाहिए यानी साउंड माइंड की होनी चाहिए, एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड होनी चाहिए। देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। देयर इज एन ऑफर बाय द वाइफ, कंसिडरेशन कंपल्सरी है तभी वो खुला माना जाएगा। वाइफ नीड्स टू पे सम कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर डाइवोर्स। दूसरा कंसेप्ट है मुबारत का। मुबारत में चाहे हस्बैंड की तरफ से ऑफर आ रहा है सेपरेशन का, चाहे वाइफ की तरफ से आ रहा है, दोनों ही अग्री कर रहे हैं कि हाँ हमको ये शादी जो है डिसॉल्व करनी है, खत्म कर देनी है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में कोई भी पार्टी लीगली रिक्वायर्ड नहीं होगी टू कॉम्पनसेट दी अदर। कोई कॉम्पनसेशन किसी को भी पे नहीं करेगा, कोई कंसिडरेशन नहीं पे करेगा। दोनों ही पार्टीज जो है वो राजी होंगी टू डिसॉल्व द मैरिज। इसके दो एसेंशियल्स हैं, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए यानी कि साउंड माइंड की होनी चाहिए दोनों ही पार्टीज, एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड होनी चाहिए, कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी वो मुबारत होगा। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स क्या होता है, जिसमें हमने हस्बैंड का साइड देखा, वाइफ का देखा और म्यूचुअल कंसेंट देखा। अब हम दूसरा देखने वाले हैं जुडिशियल डाइवोर्स, जिसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की बात करेंगे। देखो 1939 से पहले मुस्लिम वाइफ डाइवोर्स सीक कर सकती थी ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स। पहला था फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री बाय द हस्बैंड। अगर हस्बैंड जो है वाइफ के ऊपर फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री लगाते हैं तब मुस्लिम वाइफ के पास ये राइट होता था कि वो डाइवोर्स ले सकती थी। और दूसरा इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। ये दो ही ग्राउंड वाइफ के पास प्रेजेंट थे, लेकिन 1939 में आया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसने प्रोवाइड किया फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स टू दी वाइफ, जिसमें पहला ये ग्राउंड था कि हस्बैंड अगर मिसिंग है फॉर 4 इयर्स। सेक्शन 2 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर हस्बैंड 4 साल से मिसिंग है, वाइफ के पास नहीं आया, तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड्स फेलियर टू मेंटेन वाइफ फॉर 2 इयर्स, 2 साल तक हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेन नहीं कर पाए, कोई मेंटेनेंस नहीं दिए हैं, उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड फॉर 7 इयर्स, 7 साल से जेल में है। हस्बैंड अगर ये फेल कर जाते हैं टू परफॉर्म मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक कोई भी शादीशुदा जिंदगी जो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो मैट्रिमोनियल के, अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो भी डाइवोर्स ले सकते हैं। हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड इंसैनिटी, लेप्रोसी या फिर वेनरल डिजीज से सफर कर रहे हैं तो भी वाइफ ले सकती है डाइवोर्स। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज कर सकती है वाइफ, अगर उसकी शादी जो है वो प्यूबर्टी से पहले हो गई है यानी 15 साल से पहले हो गई है, तो वो 15 साल की होने के बाद 18 साल के बीच में यानी 3 साल तक उसके पास ये राइट रहता है कि वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को यूज करके जो है डाइवोर्स ले सकती है। 8वां जो ग्राउंड है दैट इज क्रूएल्टी। अगर वाइफ के साथ कोई क्रूएल्टी हो रही है तो उसके बेसिस पे जो वाइफ है वो ले सकती है डाइवोर्स। ये सारे जो ग्राउंड्स हैं ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में दिए गए हैं वाइफ को टू प्रोटेक्ट वाइफ्स राइट
क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है वो ज़्यादातर हस्बैंड को प्रोटेक्ट करता है, हस्बैंड को ही सारे अनरिस्ट्रिक्टेड राइट देता है डाइवोर्स के। तो वाइफ को इक्वल राइट्स देने के लिए ये जो एक्ट है ये लाया गया था। दिस वॉज ऑल अबाउट डाइवोर्स। बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और ईजी लैंग्वेज में हमने डाइवोर्स के कंसेप्ट को कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।